सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। ऑर्डिनेंस आ गया, चेयरमैन नैब के इख्तियारात कम हो गए। अब मामला इस तरफ चल रहा है कि केसेस का क्या बनेगा। जो केसेस अभी ज़ेर इल्तिवा हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, जो लोग गिरफ्तार हैं, हिरासत में हैं, जिनसे रिकवरियों की बात हो रही है, उनका क्या बनेगा। क्योंकि बहुत से लोगों को अब इसमें इस्तिस्ना मिल गई है। जिस तरह से कारोबारी लोग हों, हत्ता के ब्रोकरेट्स हों, ख़ास तरह के केसेस होंगे, सिर्फ वही देखे जा सकते हैं। अब ये मामला हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त लड़ाई की एक और वजह बना हुआ है। अब दिलचस्प बात यह है कि जाहिर है कि इससे अपोजिशन के लोगों को भी फ़ायदा होगा। वो ये कहते रहे हैं माजी में कि जी ये नैब का कानून काला कानून है, इसको ख़त्म होना चाहिए, मुल्क और नैब इकट्ठे नहीं चल सकते। अब जब खुद वो देख रहे हैं कि जनाब इसके दांत निकाल दिए गए हैं, दूसरे मानों में नैब के, उनके पास इख्तियारात कम कर दिए गए हैं, तो फिर अब झगड़ा क्या है। दूसरी तरफ एनआरओ की गूंज है कि जी इमरान खान साहब ने खुद एनआरओ दे दिया, खुद ही एक इदारे के यानी यूँ समझिए कि उसके पर ही काट डाले हैं कि वो क्या उड़ान भरेगा। और साथ साथ इमरान खान साहब यही बस नहीं कर रहे, वज़ीर आज़म और आगे बढ़े हैं और उन्होंने कहा है कि हर सूरत, जिस तरह माजी में तो हमने देखा कि कभी फवाद चौधरी या दीगर लोग बयानात देते थे, इसी तरह से शिबली फराज साहब उनके बयान आ जाते थे, दीगर हुकूमती वज़रा के बयान आते थे कि जी ईवीएम पर ही होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शंस होंगे। अब इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि हर सूरत जो मर्जी कर लें, इलेक्शन तो अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत ही होंगे। साथ उन्होंने ये भी कह दिया है अपने लोगों को कि जी बल्दियाती इलेक्शंस की तैयारी करें। एक एज उनको अलबत्ता ज़रूर हासिल है कि अब नून मीम शीन वाली बात मुस्लिम लीग नून में आती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। शेख रशीद की पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हो रही हैं। इन सब पर हम बात करेंगे। मेरे साथ बाबर डोगर साहब और गुलाम मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब, ये अब मामला ऐसे लग रहा था कि अपोजिशन तो खुश होगी कि जनाब जो उनकी सबसे बड़ी डिमांड थी, जो उन्होंने तरामीम पेश की थी, कुछ 34 के करीब जो तरामीम थी, मुझे तो लगता है कि ज़्यादातर उसमें से कबूल हो गई हैं। उन्हीं के बुनियाद पर ये नैब का नया ऑर्डिनेंस लाया गया है। सदर के हवाले से जो बातें वो शायद उनकी तरामीम में नहीं होंगी, बाकी तो अपोजिशन की बातें मान ली गई हैं। इस पर तो खुश होना चाहिए अपोजिशन को। उसामा साहब, सिर्फ ड्रामेबाजी हो रही है इसमें। वो चीज़ें जो अपोजिशन ने नई भी मांगी थी वो भी उनको दे दी गई हैं। नैब तो एक टूथलेस बॉडी है, अब एक ऐसा अदारा है जिसके पल्ले है ही कुछ नहीं है। वो सारे चीज़ें तो उससे निकल गई। अब तो मुझे नहीं समझ आ रही। मैंने एक नैब के ऑफिसर से पूछा कि जनाब अब नैब के पल्ले है क्या। उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब तो हम छुट्टियां करेंगे, एंजॉय करेंगे, अब हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। क्यों सर, लोगों को पकड़ें? अभी भी कैसे जज तो है ना उसामा साहब। मुझे एक बात, हाई कोर्ट से अगर आपने इख्तियार नीचे दे दिया है जमानत का, तो ये बहुत बड़ी डिमांड थी अपोजिशन की जी वो लोग जलते रहे 100 दिन आप बंदे को पकड़ के अंदर कर देते हैं, वो अपनी बेल ही नहीं करा सकता, वो हाई कोर्ट में जाएगा तो बेल होगी तब नीचे तक। अब उसके पास सहूलत है, हर एक को हक हासिल है, आइन का आर्टिकल मौजूद है कि मतलब एक फेयर ट्रायल का हक तो बंदे को है। तो उसके तहत अगर चीज हो रही है तो इस पर खुश होना चाहिए। नैब यानी किसको खुश होना चाहिए? किसको खुश होना चाहिए? आम आदमी को खुश होना चाहिए, जिसका उस करप्ट आदमी को खुश होना चाहिए जो पता और वो नैब से अपनी बेल करवा सकता है बजाय कि हाई कोर्ट में जाए। इसमें नैब ऑफिसर्स को क्या खुश होने, उनको क्या मिलेगा? कोई नैब ने गलत उसामा साहब, मुझे एक बात बताएं जी। ईडन का एक बहुत बड़ा स्कैम आया, अरबों रुपए का स्कैम आया, बल्कि कई 100 अरब रुपए का स्कैम आया। नैब उन लोगों को रिकवरियां करके दे रहा था, उनको पैसे दे रहा था। अब ईडन वाले कोर्ट में चले जाते हैं कि जनाब हमारा तो केस नैब के परव्यू में आते नहीं, हमें उससे निकाला जाए। तो वो अब रिकवरियां कौन करवा के देगा? क्यों सर, वो तो फ्रॉड का केस है। वो किस तरह से, यानी वो सर वो प्राइवेट पर्सन जो है वो नैब के परव्यू में नहीं आता। कारोबारी बंदा नैब के परव्यू में अब के बाद फ्रॉड नहीं आता, तो वो कैसे, अब वो रिकवरियां कौन करेगा? यहाँ पे हजारों के हिसाब से जाली हाउसिंग सोसाइटी हैं जो लोगों को लूट रही हैं। एलडीए की मिली भगत से वो लोगों को लूट रही हैं। नैब उनको पकड़ रहा था, नैब उनका एक वाचडॉग था। अब नैब के परव्यू से जब ये सारी चीजें निकल गई तो ये जो अरबों खरबों रुपए का फ्रॉड हो रहा है, इसको कौन पकड़ेगा? एफआईए पकड़ेगा, एंटी करप्शन पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा? जो बल्दियाती महकमे सर एलडीए तो उसमें फ्रीक है, एलडीए की तो मिली भगत है, ये सारा फ्रॉड हो रहा है। कराची की बात कर रहे हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, दीगर जो महकमे हैं सर वो अगर इफेक्टिव होते तो जाली हाउसिंग सोसाइटीज काम कैसे कर सकती थी?
उन्होंने एनओसी जाली एनओसी दिए या वो आंखें बंद करके बैठे रहे और हजारों हाउसिंग सोसाइटीज बन गई, अरबों रुपया। इस वक्त सबसे बड़ा फ्रॉड जो है ना वो हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पे हो रहा है। तो उससे मुझे एक बात बता दें कि वो रिकवरियां कैसे होंगी। अब दूसरी तरफ जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो तो सारे बड़े कानूनी रस्ते इस्तेमाल करते हैं। अब वो जनाब कैबिनेट को भी इस्तेमाल करेंगे, एक्नी को भी इस्तेमाल करेंगे, दूसरे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। अच्छा। वो तो निकल जाएंगे। वो बेचारा जिसको छोटे मोटे जो होंगे, अब वो नैब का भी वही हाल हो जाएगा कि जनाब साल में परफॉर्मेंस ये कि 2000 पटवारी, 4000 कांस्टेबल और ग्रेड 17-18 का 1 या 2 ऑफिसर। अच्छा, अब जिस तरह आप बात करें बाबर साहब, गुलाम साहब, इससे तो लगता है जैसे बिल्कुल नैब जो है ना वो खत्म ही हो गया। ये बस ऐसी रस्मी साहब ने एक नैब रख दिया है, इस ऑर्डिनेंस के बाद तो उसका कोई वजूद ही नहीं रहा, खत्म हो गया, बेकार हो गया, इसको फिर तो इससे अच्छा बंद कर देते। लेकिन अगर ये बात करें कि जी जब तक ये बात साबित ना हो जाए कि मज़कूरा शख्स ने ये काम ज़ाती मफाद में किया है तो उस वक्त तक इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। ये इख्तियारात कम किए गए हैं नैब चेयरमैन के, तो इसमें क्या हर्ज है? अगर आप हाई कोर्ट से लेकर बर्डन कम करें हाई कोर्ट पर और जमानत के अख्तियार आप एहतसाब अदालत को दे रहे हैं, इसमें क्या हर्ज है? देखिए, ये लॉ कोई भी बनाया जाता है उसकी सेंस देखी जाती है कि उसकी रूह क्या है, किस लिए बनाया जा रहा है। क्या वो मुल्ज़मान को सहूलत देने के लिए बनाया जा रहा है, या अपनी स्किन सेव करने के लिए बनाया जा रहा है, या किसी के मुतालबे पे किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें ऑर्डिनेंस के ज़रिए से आई हैं, ये कानून साजी के ज़रिए से नहीं आई हैं, पार्लियामेंट के ज़रिए से नहीं आई हैं, वहाँ से ये तब्दीली नहीं आई। तो इसमें पर्सन स्पेसिफिक चीज़ों का ज़्यादा हमें नज़र आता है कि किसी भी शख्स को कुछ ग्रुप ऑफ पर्सनस को फ़ायदा देने के लिए ये इस तरह की जो ऑर्डिनेंस हैं वो जारी किए जाते हैं। अच्छा। तो इसमें एक तो बात हम पहले कर चुके हैं कि नैब ना होने के बराबर रह गया है। अभी जो एक बात चल रही थी कि क्या वो जो पहले केसेस चल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स हैं उसके हवाले से इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। इसमें ये है कि विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि जब ये आया एट वंस लागू होगा और विद इमीडिएट इफेक्ट, फौरी तौर पर। तो इस तरह से जो चीज़ें पहले चल रही हैं मेरे ख्याल में वो चलती रहेंगी, और जो आने वाले वक्त हैं उनके लिए इसको म्यार बनाया जाएगा इस ऑर्डिनेंस को। अच्छा। और इसके साथ फिर आगे गुलाम साहब मुझे ये बताएं, 6 माह में फैसला होगा जनाब, जब कोई एहतसाब अदालत में मामला जाएगा उसमें पहले कोई टाइम फ्रेम नहीं था, क्या ये बुरी बात है? अब एहतसाब अदालतों में इजाफे का जिक्र किया गया है, क्या ये बुरी बात है? एहतसाब अदालतों में जजेस की तैनाती सदर मुमलिकत मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुशावरत से करेंगे ताकि प्रोसेस जल्दी हो सके, क्या ये गलत है? जो चीज़ें अच्छी हैं उनको भी तो हमें देखना चाहिए कि वो अगर आती हैं 6 माह में फैसला हो, यहाँ 6 साल फैसले नहीं हुए। हम रोज़ प्रोग्राम में ये बात करते हैं तो फ़ायदा क्या? जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, वो जनाब मौजे करते रहते हैं लोग। आपने जो बात की है इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि जस्टिस रश्ड जस्टिस क्रश्ड। तो बात ये है कि अगर आपने 6 माह के अंदर करना है, वाइट कॉलर क्राइम जो जिस तरह से किए जाते हैं 6 महीने तक तो ट्रांजैक्शंस नहीं निकलती उनकी, वो तो टाइम लगता है इन चीज़ों के ऊपर, इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, और फिर उसके बाद जाके आपने रेफरेंस फाइल करना होता है। लेकिन उसके बावजूद इनके पास खुला वक्त था। 6 महीने में एहतसाब अदालत नहीं, वो 6 साल ये लगाएगी, 6 साल हाई कोर्ट में, 10 साल सुप्रीम कोर्ट में, तो ये 25-30 साल तो सीधा सीधा नहीं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इतना टाइम नहीं लगाती हैं ऐसी अपीलों के ऊपर, वहाँ टाइम नहीं लगता। ये ट्रायल कोर्ट में टाइम देना चाहिए, सफिशिएंट टाइम देना चाहिए, जिसमें एक तो टाइम सबसे पहले रेफरेंस का टाइम होना चाहिए, दूसरा आगे सफिशिएंट टाइम हो जिसमें गवाहान, जिसमें शवाहिद, जिसमें दस्तावेजात तमाम चीज़ें वहाँ सबमिट की जा सके, प्रॉपर टाइम हो। और उसके क्योंकि ट्रायल के ऊपर ही तो चीज़ डिसाइड होनी है। अगर वहाँ पे ये चीज़ हजल बजल में डिसाइड हो गई, ऊपर तो जो जाएगा वो कहेंगे ठीक है ट्रायल कोर्ट ने जो किया है वो ठीक कर दिया है। बड़ा बुनियादी सवाल है बाबर डोगर साहब, पहले आप बताएं कि ये क्या आम आदमी का ये मसला है, ये नैब का ना इसमें कोई इतना इंटरेस्ट शो हो रहा है, ना कोई इतना उसका कि जी उसका तो मसला नहीं है। कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनके खिलाफ ही नैब बनाया गया ना, वो चंद 100 लोग होंगे जो इस लेवल की करप्शन करते पाए जाते हैं, उनके केसेस पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि इसको बुनियाद बनाकर सारी सियासत आगे पीछे हो जाएगी, या ये ऑर्डिनेंस अब रहेगा और इसी के मुताबिक अब नैब चलेगा?
उसामा साहब, आम आदमी का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो थाने जाए, वो कचहरी जाए, वो डीसी ऑफिस जाए, वो डीपीओ ऑफिस जाए, उस बेचारे का काम हो जाए। थाने जाए तो उसको थाने में तमीज़ से बुलाया जाए, उसका जो मसला है उसको हल किया जाए और उसको घर भेज दिया जाए, उसको इज्जत दी जाए, रिस्पेक्ट दी जाए। एक आम गरीब लोअर मिडिल क्लास बंदे का यही मसला है, इसके अलावा कोई लंबे छोटे मसाइल नहीं है। और वो तहरीक इंसाफ के साथ इसलिए चला था कि उसको ये शायद ये तासुर था कि ये स्टेटस को टूटेगा। वो थाने में अगर आपके साथ ज्यादती हुई और आप जाते तो आपको जो मुल्ज़िमों की तरह ट्रीट किया जाता है वो नहीं होगा। आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो ये छोटे छोटे काम जो हैं आपके हो जाएंगे, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। आप कोर्ट कचहरी में जाएंगे, वहाँ पर आपके मसले हल हो जाएंगे, आपको जलील नहीं होना पड़ेगा। तो जो इमरान खान साहब ने ख्वाब दिखाया था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान होगा, तो अब 4-5 पाकिस्तान बन गए हैं। मैं ये समझता था कि नैब को बड़ा मजबूत किया जाएगा, नैब जो है वो करप्शन का खात्मा करेगा। उसने जजेस की तादाद बढ़ रही है, 6 महीने में फैसले हो रहे हैं। बात तो सुन लें, जजों की तादाद बढ़ने से नहीं, बात ये है कि नैब जब इंसाफ करेगा, अगर नैब इसी तरह आंखें बंद करके काम करेगा कि जनाब उसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, उसकी ऑटोनॉमी नहीं होगी, इंडिपेंडेंस नहीं होगी, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होगी। यहाँ पे तो हालात ये हैं कि मिनिस्टर पहले अनाउंस करना शुरू कर देते कि अब उसकी बारी है, अब उसकी बारी है। नैब अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करता था, मिनिस्टर सारी चीजें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले बता देते थे। मेरा ख्याल था कि नैब को इंडिपेंडेंट मजबूत अदारा बनाया जाएगा, नैब में रेवोल्यूशनरी तब्दीलियां लाई जाएंगी, उनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उनको व्हाइट कॉलर क्राइम पे बाहर भेजा जाएगा ताकि वो नई से नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको पता चले। यहाँ पर तो चीजें उल्टी हो गई, यहाँ पे तो नैब के वैसे पर काट के रख दिए, बेड़ा गर्क करके रख दिया। अब करप्शन कहां से रुकनी है? अब तो उसको हर एक को फ्री हैंड मिल गया। 2 चीजें बताएं, आपको क्या लगता है, आपने इतना अरसा गुजारा है सहाफत में, क्या ये ऑर्डिनेंस वापस होगा? एक चीज। दूसरा, ये अगर वापस नहीं होता तो आगे अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनती तो अपोजिशन में ऐसे होगा कि वो इसमें दोबारा उतनी सख्ती ले आएंगे। वो लोग जो कहते रहे जी हम तो खत्म कर देंगे, इसको निकाल दो, खत्म कर दो, नैब को, मुल्क तबाह कर दिया, चल ही नहीं सकता। यानी इतना वाज़ेह है कि एक चीज चल सकती है, या नैब या मुल्क, तो वो लोग इसको फिर ताकतवर करेंगे अगर इमरान खान नहीं करता। ये वो स्याही है जो खान साहब ने काला कोला समझ करना अपने लगा ली है। और अपोजिशन बाहर से तो बड़ी बातें कर रही है, लेकिन हकीकत में आपको बताऊं अपोजिशन अंदर से बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि ये तो जो हमारे ऊपर दामद लगा रहे थे कि हम तब्दीलियां लाना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, ये तो खुद ही इसने कर दिया। अब अपोजिशन को क्या पड़ी है? वो तो अब कहेंगे कि अगर वहां पे भी लाते हो तो इसको हम खामोशी से पास करवा देंगे। अच्छा, और ये इस वजह से होगा ताकि इनके देखें वो काला कोला इन्होंने खुद लगा लिया खान साहब ने अपने। अच्छा। अब वो सारी जिंदगी इन्हीं के नाम का डंका बजेगा कि जनाब ये खुद जो है तहरीक इंसाफ लाई थी और तहरीक इंसाफ खान साहब ये लेके आए थे, इनसे इनके ऊपर पहले भी इल्जाम है। नहीं होगा इसी तरह का। देखें लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, पिछले दौरे हुकूमत में ये नैब के हवाले से ये इसी तरह की अमेंडमेंट्स और इसी तरह की चीज़ें केपीके में भी लेके आए थे। और वहाँ पे अगर आप ये देखें तो उस वक्त वहाँ नैब ऑलमोस्ट वहाँ डिफेक्टिव हो गया था, बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं थी उनकी। और उस वक्त कहा जा रहा था कि खान साहब देखें जी एहतसाब की बात तो करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने नैब को मुर्दा घोड़ा बना दिया है। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही किया कि जब उनका बस चला है उन्होंने वो काम कर दिया है। अब अपोजिशन खुश है, अंदर से जितनी सियासी जमातें हैं वो तमाम अंदर से खुश हैं, बाहर से करेंगे कि ये ठीक नहीं है, रोला डालेंगे। लेकिन उनके लिए डेफिनेटली, क्योंकि सबको फायदा होगा इससे। अब कौन चाहता है कि एक छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अब कैबिनेट में होने वाले फैसले, ईसीसी में होने वाले फैसले, एक्नेक में होने वाले फैसले, सीडीडब्ल्यूपी में होने वाले फैसले, एपीसीसी में होने वाले फैसले, अगर उनको लीगल कवर मिल गया है तो तमाम देखें, अगर आपने एक ब्लेड खरीदना है, एक पेंसिल पीएसडीपी से खरीदनी है, या आपने कोई एक छोटा काम या हेलीकॉप्टर, जहाज या उससे बड़ी चीजें खरीदनी है, तो तमाम चीजें उधर से होके ही जाती हैं जिनको लीगल कवर मिल गया है, जिनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है इस तमाम वुज़रा के जो इख्तियारात हैं वो स्वाबदीदी हो गए हैं, सेक्रेटरीज के इख्तियारात स्वाबदीदी हो गए हैं,
वो जो मर्जी खर्चा करेंगे उन्हें कोई पूछेगा नहीं। सर नैब से पहले भी हुकूमत चला करती थी। बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि नैब को ख़त्म कर दें, या इन्होंने बड़ा अच्छा किया, इससे बेहतर था शायद ये 34 तरामीम जो अपोजिशन की आई थी वहाँ बैठ कर कुछ कर लेते तो इनकी भी बल्ले बल्ले होती। वो काला कोला जो आप कह रहे हैं ना, वो ना मामला हो जाता। तो ये कहते हैं कि जी इन्होंने हमसे बातें मान ली, शायद वो बेहतर था। अब आकर इनको जो करना पड़ रहा है ये ना करना पड़ता। बहरहाल अब तो ये ऑर्डिनेंस आ गया और मुझे लगता है कि शायद अपोजिशन जिस तरह आप कह रहे हैं खुश है, तो वो तो अब ये किसी न किसी तरह कानून साजी हो जाएगी। वरना इमरान खान ने कहा जी आप चले जाएं, हुकूमत कह रही है आप चले जाएं, अदालतों में चले जाएं, इसको चैलेंज कर दें, वो होने नहीं जा रहा। इमरान खान साहब ने एक और काम किया है, बाबर डोगर साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के तहत ही इलेक्शन होंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी तैयारी रखें और यकीन रखें कि अब उनको वोट का हक मिल रहा है। ना सिर्फ ये, उन्होंने ये कहा है कि तैयारी करें, तमाम ओहदेदार, ना सिर्फ ओहदेदार बल्कि हुकूमती शख्सियात अपने अपने हलकों में जाएं, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। अब आप कहते हैं, गुलाम रज़ा साहब कहते हैं जी महंगाई, ये किस मुंह से जाएंगे, अपोजिशन कहती है कि जी ये जाएंगे तो ये तो जीत ही नहीं सकते या कुछ नहीं। इमरान खान साहब कॉन्फिडेंट है, वो कह रहे हैं जाएं, तैयारी करें जाकर बल्दियाती इलेक्शन की। अब उसमें तो शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ना हो सके, लेकिन जनरल इलेक्शन में तो होगी। और जाकर बताएं कि दुनिया में महंगाई ज़्यादा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान में इतनी महंगाई नहीं है, और बैनुल-अक़वामी मंडियों में अशिया खुरनोश की कीमतों से आगाह करें लोगों को। बाबर साहब अब देखिए, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं जो कहते हैं मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है महंगाई से। सर मेरी ख्वाहिश है कि वाकई ये जितने नुमाइंदे हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, PTI के, ये अवाम के अंदर आएँ, एक दफ़ा आएँ ज़रूर और आके लोगों के साथ इंटरेक्ट करें। और लोग सर आए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि ये आएँ और आके लोगों से वोट मांगें, आके वोट मांगें कि जनाब ये हमारी परफॉर्मेंस है और इसके बदले में हमें वोट दें। फिर आप देखें होता क्या है। और दूसरी चीज़ ये है कि खान साहब इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ये नहीं करता तो मेरे ख्याल में फिर इलेक्शन कमीशन से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है। वो इंसिस्ट करे, अपोजिशन भी इंसिस्ट करे कि जनाब अब ये इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे ही करवाए जाएँ, कोई भले 2 महीने लेट हो जाएं, 3 महीने लेट हो जाएं, लेकिन अब इसको बायोमेट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए से ही करवाया जाए, ताकि पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन है वो कितनी इफेक्टिव है, बल्दियाती इलेक्शन कितनी इफेक्टिव है। बल्दियाती इलेक्शन करवाया जाए, कोई नहीं है 2 महीने 3 महीने लेट हो जाए, कोई कबाहत नहीं है, लेकिन उसके जरिए करवा दिए जाए। अपोजिशन को भी नतारा हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन को भी हो जाएगा, गवर्नमेंट को भी हो जाएगा, और गवर्नमेंट लेके आए मशीन, हो सकता है डिमांड पूरी करे। अगर मुख्तलिफ टाइम्स होंगे मुख्तलिफ सूबों में तो फिर तो मुमकिन है, क्योंकि जनरल इलेक्शन में तो आपको फिर पूरे पाकिस्तान में चाहिए, कम से कम सूबों में ट्रायल बेसिस पे अगर गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए से इलेक्शन बल्दियाती नहीं करवाती तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये समझते कि ये जनरल इलेक्शन करवा देंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से तो वो पॉसिबल नहीं होना। अच्छा वो तो अपोजिशन ने कभी किसी सूरत में नहीं मानना। अच्छा। और उसका एक ही हल है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन, अगर मैं इलेक्शन कमीशन की जगह पे हूँ तो मैं कहूँ कि हाँ जी जनाब मैं करवाता हूँ इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए से, मुझे मशीनें ला के दें और मुझे सारा जो गैजेट है वो ला के दें, और इसका अब हम ना डेमो देखेंगे, सारी कौम इसका डेमो देखे, जो भी होगा सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा कि असली है, नकली है, जाली है, फ्रॉड है, ठीक है, गलत है, सारी चीजें सामने आ जाएंगी। गुलाम रज़ा साहब आप कोई और बात कर लें, आप तनकीद कर लें अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस को आप ज़रूर दाद दें कि देखें वो कह रहे हैं कि आप हल्कों में जाएं और उनको हकीकत बताएं। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उनकी स्टेटमेंट है। दूसरा ये कि जी अक़वाम मुत्तहिदा की स्टेटमेंट सामने आई है कि जी 10 साल में बैनुल-अक़वामी सतह पर अशियाई कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी हैं इस वक्त, तो वो फिर यही रिपोर्ट लेकर लोगों के पास जाएंगे। वो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जाओ जी, अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है जी 10 साल की इस वक्त महंगाई इतनी है, 10 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई कभी जितनी अब हो चुकी है। लोगों को ना तो वर्ल्ड बैंक से कोई ऐसा लोगों का इश्क है, ना IMF से है, ना कोई सरकारी बड़े अदारे जो हैं दुनिया के IFC या एशियन डेवलपमेंट बैंक। हमारे मुल्क के लोगों को अपनी दाल सब्जी से गरज है, और जवाब तो पेश करना होगा ना कि महंगाई क्यों हुई है। अगर ये देखें, मैं बताऊं आपको, किसी ने पूछा ना किसी भूखे से, उसने कहा 1 + 1 कितना होता है, उसने कहा 2 रोटियां। तो ये बात अगर आप कोई मासेस के अंदर आप रह सकते हो, आप वहाँ लोगों को जानते हो, और आप हमेशा एक स्ट्रीट विजडम के साथ, स्ट्रीट नॉलेज के साथ आप रहे हो, गली मोहल्ले की पॉलिटिक्स आपने देखी हो, और आपने
बाज़ारों में खुद शॉपिंग की हो, अपना खर्चा खुद किया हो, अपने लिबास खुद खरीदे हों, अपने जूते खुद बनवाए हों, अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ अपने हाथ से खरीदी हो, तो आपको समझ लग जाती है। सर कई दफा हुआ इमरान खान साहब ने अचानक दौरे किए हैं क्लॉथ मार्केट में क्या सूरत हाल है, स्ट्रीट्स हैं जो एहसास प्रोग्राम जी हमें वो उसका उसको वो तो कहते हैं कि मेरा तनख्वाह में गुजारा उसामा गाजी साहब जो वज़ीर आज़म को तनख्वाह मिलती है उसमें उनका खर्चा पूरा नहीं होता। उस दौरे की तफसील ना ही निकाले तो अच्छा है। 3 दिन 4 दिन पहले से वर्किंग हो रही थी वहाँ पे। वो ये मैं एक छोटा सा 1-2 जुमलों में ख़त्म करता हूँ ये बात कि प्रेसिडेंट शी जो थे ना वो किसी नुमाइश में गए थे तो वहाँ पे मछली पड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा ये इसमें से मुझे मछली दो। उन्होंने कहा जी मैं तो मछली नहीं दे सकता। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं तो स्पेशल ब्रांच का आदमी हूँ। उसने कहा तो 2 मैं खुद काट रहे, तो कहता छुरी भी नहीं है क्योंकि VIP मूवमेंट थी। उसने फिर सवाल किया आगे, उसने कहा तो वो कसाई किधर है? कहता वो तो बंद किए हुए हैं हमने सारे। तो बात ये है कि इसी तरह का दौरा था ये G11 का। वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे, जो रेडियाँ लगी हुई थी, वो 2-3 दिन पहले सजाई गई थी और तमाम इस्लामाबाद को बंद करके खान साहब को वहाँ दौरा करवाया गया था। बाहर निकले तो सही, मैं यकीन माने आप परा मार के भी ये सिक्योरिटी के बगैर आए आप परा मार्केट में, ये जाएँ तवार बाज़ार में, ये जाएँ मंगल बाज़ार में, लग पता जाएगा ये इस्लामाबाद के लोग शहरी अच्छे हैं, तहजीब याफ्ता हैं। अगर आप पंजाब के किसी इलाकों में जाएंगे तो फिर समझ आएगी कि अभी जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये वोट मांगने आए, लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि जनाब इनका दीदार हो, ये एक दफा आए आके वोट मांगे। मुझे बहुत सारे MPs है, मैंने कहा कि यार हम किससे पूछे जाएं लोगों के पास। प्रोग्राम आ रहा है क्या अभी तक दिया क्या है हमने? रिलीफ कौन सा दिया है? हलकों के बुरे हाल है, सड़कों के बुरे हाल है, कोई पैसा दिया नहीं, लोग परेशान है। चलो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी सर ब्रेक से पहले जी मैं उसामा साहब हर बड़े शहर में, हर छोटे शहर में कोई ना कोई मज़ार हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी जैसे या हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे या बावफरी शकरगंज जैसे या सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह जैसे दरबार मौजूद हैं जहाँ पे इस तरह बगैर अहसास का नाम लिए लोग अरबों करोड़ों के लंगर चलाते हैं और लोग वहाँ भूखे रोटी खाते हैं। तो ये छोड़ दें एहसास और गैर एहसास और ये चीजें, इसका इम्पैक्ट नहीं है। इम्पैक्ट अगर है तो किसी को लाख रुपया दे के उसको खोखा लगवा दो। बाकी जो बात का VM की बात ही इसलिए की जा रही है। न्यूज अपडेट्स है, न्यूज अपडेट्स के बाद बात करेंगे कि नून मीम शीम की बात हो रही है, लेकिन अब शेख रशीद साहब ने कहा है कि जी ये जो मरीम साहब बयान दे रही हैं, जो लोग फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, ये मुंह के बल गिरेंगे। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला मुसलसल 2 दिन से वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब शदीद तनकीद कर रहे हैं मरीम नवाज़ साहिबा पर। उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए हैं इदारों के हवाले से और इस पर सोशल मीडिया पर भी उन पर बड़ी तनकीद हुई है। हत्ता कि हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके वकील साहब को ये तक कहना पड़ा कि जी ये बातें हो रही हैं कि हम कोई इदारों के ख़िलाफ़ है, फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। कतई नहीं है, फ़ौज हमारी है, इदारे हमारे हैं, हम इन पर जान छिड़कते हैं। वो ये बात कर रहे होते हैं और बाहर आकर बिल्कुल ही कोई और बात हो रही होती है। मरीम साहबा नाम ले लेकर इदारों के ख़िलाफ़ बात करती हैं। बाबर अगर साहब, शेख रशीद साहब तो ये कह रहे हैं जी जो ये बातें कर रहा है, मरीम साहब को नाम लिया, वो मुंह के बल गिरेगा, उनकी सियासत ख़त्म हो गई है, अब 2 नहीं 3 ग्रुप होंगे। इन लोगों को समझ नहीं आ रही सियासत किस तरफ जा रही है। फ़ौज बड़े बर्दाश्त और तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, किया है, जमहूरियत के साथ है, लेकिन जो कुछ अगर कोई गेम बनाते हैं शहबाज शरीफ तो मरीम उस पर झाड़ू फेर देती हैं। तो जब इतना ज़्यादा इदारों के ख़िलाफ़ बोला जाएगा, नाम ले लेकर कहा जाएगा, तो उससे किस तरह से नून लीग का बयानिया आगे बढ़ेगा या इनकी लड़ाई कैसे ख़त्म होगी? समझ साहब, मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि ये इक़्तिदार की लड़ाई है, नून लीग के अंदर विरासत की लड़ाई है कि नवाज़ शरीफ का वारिस कौन होगा, मरीम नवाज़ होगी या शहबाज शरीफ होगा। और अब आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो घर बैठे हुए हैं और आज फिर फिजियोथेरापिस्ट ने उनसे कह दिया कि जी 1 हफ़्ते का मज़ीद आराम करें। दूसरी तरफ मरीम जो है वो जनाब फिर एक मरतबा अदारों के पीछे चढ़ी हुई हैं, वही ज़ुबान, वही लैंग्वेज, अदारों को बुला करना, अदारों को टारगेट करना, अदारों के अफसरान का नाम ले लेके उनको टारगेट करना, वो तो पीछे नहीं हटे। और उन्होंने 1-2 निजी महफ़िलों में बड़ा खुल के ये बात की है कि जनाब मैं और मेरी और नवाज शरीफ की जंग है और ये जंग जो है ना ये अल्टीमेटली किसी मुंतकी अंजाम तक पहुँचेगी और बड़ी उम्मीद है कि जनाब हम जीतेंगे।
तो वो तो किसी सूरत में घर बैठने को तैयार नहीं है, वो किसी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ जितने मर्जी नजरिए लेते फिरें, जो मर्जी करते फिरें, मरियम अपनी जगह पे डटी हुई है। इक़्तिदार मिलता है नहीं मिलता उसको इससे कोई गर्ज नहीं है, ना ही शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए ये उसको किसी सूरत में मंजूर नहीं है। हमजा अब्दुल्ला पंजाब बने ये भी उसको किसी सूरत में मंजूर नहीं है। ये तो बड़ी क्लियर मैं आपको बात बता रहा हूँ। शहबाज शरीफ साहब जितनी एफर्ट करते हैं अपने भाई को मनाने में, जितनी कोशिश करें कि जनाब एक मरतबा मुझे मौका दे दें, मैं जनाब किसी न किसी तरह से दारू को राज़ी कर लूँगा, मैं इक़्तिदार में लेके आ सकता हूँ अगर आप दोनों खामोश हो जाएं, आप दोनों चुप हो जाएं। आप देखें कि पिछले 2 महीने में शहबाज शरीफ ने प्रोग्राम में जितनी तरलें मिन्नतें जो कुछ कर सकते थे वो करके देख लिया। मरियम खामोश नहीं हुई, मरियम चुप नहीं हुई, बल्कि वो उसी तरह से इदारों को टारगेट कर रही है, उसी तरह से इदारों के लोगों को नाम ले लेके टारगेट कर रही है। वो बड़ा क्लियर मैसेज है शहबाज शरीफ को और हमजा शहबाज को कि जनाब मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये मेरा इशू नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नहीं बनते, जिसने बात करनी है वो हमारे साथ करे, जिसने बार्गेन करनी है हमारे साथ करे और हमें क्लियर करें। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने की इजाज़त दें, मुझे क्लियर करें और उसके बाद आपसे बात होगी। वो तो इस चीज़ पे बिल्कुल क्लियर होके बैठी हुई हैं। अब शहबाज शरीफ बेचारे के लिए मसला बढ़ता जा रहा है। जो ये स्टेटमेंट देती हैं वो जितनी जो है फिजा जो है वो साजगार बनाने की कोशिश करता है। अगले भी पूछते हैं कि जनाब तुसी की कीता पहले अपना तो दसो ना। साढ़े को तो रायता मंगन आ गए, तुसी अजे तक की कीता। सर वो तो फिसल गए ना, वो क्या करें सर? तो फिसल वो फिसले नहीं है सर, फिसलाए गए, वो फिसले नहीं है। अच्छा, वो बेचारे फुसला दिए गए हैं। अच्छा, अब मैं तो उस दिन भी कहा था कि जनाब वो सीढ़ियों से जब उतर के आए थे तो जो लोग उनके साथ आ रहे थे मुझे किसी एक ने नहीं कहा कि ना वो फिसले थे। सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं, मरियम सीढ़ी खींच देती हैं, अब क्या करें? अच्छा गुलाम वो हाँ इस तरह से वो स्लिप हो रहे हैं। अच्छा। इस तरह से स्लिप हो रहे हैं कि वो जब वो ऊपर जाते हैं तो मरियम नीचे से सीढ़ी खींच देती है। वो आपने सापोड़ी वाला देखा हुआ है कि वो जब बेचारा 99 पे जाता है तो मरियम वो ऐसा करती है, वो फिर बेचारे 5 पे आ जाते हैं। अच्छा, वो नीचे वो लूडो की पे गेम होती थी जनाब, वाह। अच्छा गुलाम रज़ा साहब ये बताएं कि मरियम साहबा बजाय इसके कि बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और कहें कि दरखास्तों में कहे जी जज अरशद अली की वीडियो, और ये बात मतलब सालों गुजर गए, अब इसको 3 साल हो गए केस चलते हुए, वो जी वीडियो उसको मंजर यहाँ पर उस तरह लाते नहीं है या केस का हिस्सा उस तरह बनाते नहीं, उस पर नहीं आते। इसी तरह से जनाब वो शौकत सिद्दीकी साहब ने ये कहा वो कहा, उनका केस हलवा चला है, वही बातें दोबारा नई दरखास्तों में। उसकी वजह सीधा बता दें कि कतरी ख़त का क्या चक्कर था, कैलिब्री फॉन्ट का क्या चक्कर था, वो सब जो ट्रस्ट डीड थी वो जाली थी असली थी, उसके सबूतों पर बात कर लें। लंदन तो क्या पाकिस्तान की जायदाद की अगर बात करते हैं तो लंदन से लेकर पाकिस्तान और दीगर बड़े आज़मों में जायदादें कैसी मरियम साहिबा की अपनी निकल आई। अगर ये सब दे दें तो ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, केस भी इनका फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगा, बजाय जनाब कभी वकील बदल रहे हैं, कभी डेट ले रहे हैं, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कर रहे हैं। आप बहुत भोले हैं, सादे हैं, या आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह चालाक हैं तो इतने सारी बातें आपने उनसे फौरी तौर पे आपने डिमांड कर दी हैं। अच्छा। चलें कभी इंटरव्यू मिला उनका तो आपको पूछने का मौका मिल जाएगा ये सारी बातें। अच्छा। अभी तो उनकी हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त थी वो अलाउ हो गई है। जी जी देखें ये बात है, वो उनकी अलाउ हो गई है, वहाँ बातचीत होगी, अब इस दरख्वास्त के ऊपर बात होगी, ट्रायल होगा, उसमें अच्छा। बातें होंगी, काफ़ी सारी वकला भी बात करेंगे, जाहिर है कि नैब भी बात करेगा, तो ये केस अभी चलना है। तो लेटर स्टेजेस पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। लेकिन मुझे इतराज़ है, बाबर डोगर साहब बार बार ना बेचारा शहबाज शरीफ कह रहे हैं, बेचारे नहीं है शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़बरदस्त किस्म की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, आपको खबर देते हैं एक कन्वेंशन होगा, वो जल्द या बदेर, लेकिन जल्द हो जाएगा, शायद ये नवंबर के शुरू तक हो जाए। अच्छा, और फिर उसके बाद आप जो शेख रशीद साहब की ख्वाहिश है ना, वो फिर मुझे पूरी होती हुई नज़र आती है, क्योंकि कन्वेंशन के लिए तो काम शुरू हो चुका है। अच्छा, क्योंकि वो अब उन्होंने भी ये विरासत का मामला जो है ना वो अब इस लेवल पे जाता हुआ दिखाई देता है कि अगर मियां नवाज शरीफ ने आके खुद लीड ना किया तो फिर ये पार्टी शहबाज शरीफ ही लीड करेंगे और हमजा शहबाज शरीफ उनके साथ। वो तो नहीं आ रहे, वो तो नहीं आ रहे, ये मैं आपको बता दूं, फिलहाल वो नहीं आ रहे। जवेद लतीफ ने दिसंबर का कहा है, फिर सब मियां जवेद लतीफ की बात पे आप इतबार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ही है, वो साथ खड़ी होती हैं हर पेशी पे, मरियम साहिबा के साथ खड़े होते हैं मियां जवेद लतीफ। जी जी गुलाम रज़ा साहब।
वो फिर शहबाज शरीफ ही हैं आगे, उन्हीं का मुस्तकबिल है, उन्हीं की पार्टी है, वही चलाएंगे। देखें ये इसके बगैर नहीं चल सकता। जो जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, जिस तरह की हमारी पॉलिटिक्स है, उसमें अव्वल तो कोशिश तो ये थी कि नए प्लेयर्स शामिल किए जाते, लेकिन नया प्लेयर खुद ही वो फौल पे फौल किए जा रहा है, लड़ाई कर रहा है, कभी किसी के सर पे गेंद मार देता है, कभी किसी के किसी पेट पे मार देता है। तो वो अब नए प्लेयर्स के गेम यही थी कि अगले इलेक्शन नए प्लेयर्स के साथ होंगे, लेकिन लगता है कि अब अभी बुजुर्ग प्लेयर्स जो हैं वो जरदारी साहब तो डेड हर्ट हो गए हैं, वो तो घर में आराम कर रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बेचारे नहीं हैं, वो बहुत जल्द आपको अपना आप दिखाएंगे और फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी और शरीफ फैमिली की विरासत का मामला भी हल हो जाएगा। क्योंकि वो एक जुमला किसी से सुना है कि कहा गया है कि इनफ इज़ इनफ। तो अब उनके बच्चों की जानिब से बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस का सामना है। वो कहते हैं कि फिर आप नहीं करते तो हम कर देते हैं, आप अपने भाई के साथ बैठे। अब वैसे एक चीज़ बीच में शामिल चीज़ है कि मरियम ने सारे जनूबी पंजाब की मीटिंग यहाँ पर बुला के की वर्कर्स को मॉडल टाउन में, जिसमें हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ नहीं बैठे, लेकिन अभी वो सारे वर्कर इधर आए तो उसके बाद हमजा उधर चले गए और वो अपने तौर पे जाके अपने तौर पे लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। मरियम अपने तौर पे यहाँ बुला रही है, लेकिन इसके बावजूद अब वो सेंट्रल पंजाब में जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक लड़ाई तो चल रही है, वो अपने तौर पे लोगों के साथ कांटेक्ट कर रही है, हमजा अपने तौर पे कांटेक्ट कर रहा है। ये बात सही है। लेकिन एक और चीज़ जो सामने आती है गुलाम रज़ा साहब, वो दरख्वास्त के हवाले से सवाल जब किया गया, क्योंकि इसमें उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, इदारों की भी बात वो आकर करती हैं, तो जब साफ़ी ने सवाल किया कि जी क्या आप शहबाज शरीफ साहब मुत्तफ़िक़ हैं जो बातें आप कह रही हैं या जो दरख्वास्त में की गई हैं, तो उन्होंने कहा जी ये मेरा और नवाज़ शरीफ का मामला है, पार्टी को इससे अलग रखे। तो गुलाम रज़ा साहब ये तो वो खुद एडमिट कर रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब का इदारों के खिलाफ बोलने से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो एक हफ्ते का टाइम है या थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, कि जब तबीयत ठीक होगी शहबाज शरीफ की तो फिर आपकी खबर ये है कि उसके बाद शहबाज शरीफ साहब फिर बिल्कुल उस तरह वो खादिम आला वाले रंग में नजर आएंगे। जी बिल्कुल इस तरह नजर आएंगे। और ये तो बात देखें बड़ी क्लियर कट है, कोई डिनाई करे, कोई इसकी तरदीद जारी करे, एक ऐसा सख्त किस्म का इख्तलाफ चचा और भतीजी के दरमियान है। वो जो आपने सांप सीढ़ी की बात की है ना, वो वाकईतन इनके ऊपर फिट बैठती है। जो ही वो 99 पे शहबाज शरीफ साहब पहुँचते हैं, उधर से 10 उनको डंग पड़ता है और फिर वो 2 पे आ जाते हैं। तो ये सांप चचा और भतीजी के दरमियान ये सांप सीढ़ी का चक्कर चल रहा है। लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान के मौरूजी हालात के मुताबिक ये जो पॉलिटिक्स मरियम नवाज साहबा कर रही हैं, ये इसकी गुंजाइश नहीं है। इनके साथ पार्टी के लोग भी चंद एक हैं। वही मैं बात बार बार ये इनकी सियासत अपने लोगों ने ये बात की है कि अगर नवाज शरीफ साहब खुद आ जाएं, वो आके लीड करें, वो जेल में बैठे या किसी और जगह लीड करें, जहां से भी करना है, लेकिन इस्लामाबाद पाकिस्तान में आ जाए, लाहौर आ जाए, तो उसके बाद पार्टी का बयानिया ऑटोमेटिकली तो ये मरियम साहबा जो इस तरह से बात कर ये इक़्तिदार में पीछे चले जाएंगे। लगता है कि उनको लग रहा है कि बड़ी जल्दी टेक ओवर होने वाला है, तो उससे पहले ही मैं बातें कर दूं, उसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब की चलेगी, उनकी परवाज़ होगी, शहबाज करेगा परवाज़। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जिन इदारों पर मरियम साहबा इल्ज़ामात लगा रही हैं वो इदारे किस तरफ जा रहे हैं, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए क्या सोचा जा रहा है और कौमी सलामती कमेटी में क्या फ़ैसले हुए हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। अमेरिका की नायब वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इसके साथ साथ हम देखें तो उसी वक्त कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी होता है। मोईद यूसुफ साहब की मुलाकात हुई नायब वज़ीर ख़ारजा से अमेरिका की, और वहाँ पर भी ये बात हुई कि जी ये अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ सोच समझ कर फ़ैसले किए जाएँ, एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया जाए। मोईद यूसुफ साहब ने ये बात भी समझाई है अमेरिका को। दूसरी तरफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये फ़ैसला हुआ है कि पाकिस्तान पुरअमन मुस्तहकम अफ़गानिस्तान चाहता है और इसके लिए पाकिस्तान भरपूर कोशिशें कर रहा है, क्योंकि इसके असरात पाकिस्तान पर होते हैं। गुलाम रज़ा साहब, अब ये कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है, इसमें सबसे अहम, यानी ज़ाहिर है दाखिली मामला पर बात हुई, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के हालात से जुड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान अपनी कोशिशें कर रहा है, जिस तरह मैंने भी नायब वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के उनके दौरे का जिक्र किया, तो
कि किस हद तक पाकिस्तान दुनिया को समझा सकता है कि यह हल है। अभी दुनिया ने नाकामी देख भी ली और पाकिस्तान का मौक़िफ़ सही भी साबित हो गया। अब उसके बाद पाकिस्तान के पास तो जो था अपने तौर पर महफूज करने के लिए हमने बाढ़ लगा ली, सब कुछ कर लिया। कैसे अफगानिस्तान में अमन आए, कैसे उसको मुस्तहकम किया जाए? जिस तरह से पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, पाकिस्तान ने अमेरिका को कम से कम ये सोचने पे ज़रूर मजबूर किया है कि अफ़गानिस्तान को जिस तरह आपने छोड़ा है, इस तरह से छोड़ना किसी लिहाज से भी ख़ित्ते के लिए मुनासिब नहीं है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें बराबर हुई हैं और अभी सेक्रेटरी जो असिस्टेंट सेक्रेटरी स्टेट हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं और इस दौरान बातचीत डेफिनेटली यहाँ पे उनके साथ हुई है और वो इंडिया भी गई थी, वहाँ से होते हुए इधर आई हैं। अभी वो उज़्बेकिस्तान यहाँ से जाएंगी तो वहाँ पे भी तो ये बात बुनियादी तौर पे खित्ते के अमन के लिए हो रही है, अफ़गानिस्तान में क्या में अमन के लिए हो रही है और पाकिस्तान की दरख्वास्त पे हो रही है। तो ये बड़ी अहमियत की बात है कि यहाँ खित्ते में तो पाकिस्तान ने तमाम ममालिक को सवाए उसके जो कि इस खित्ते का अमन सबूताज करना चाहता है, उसके अलावा बाकी तमाम शराकतदारों को पाकिस्तान ने एतमाद में लिया है। सब ये कहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान की सोच है उसी तरह से इस खित्ते के लिए अफगानिस्तान में अमन कायम हो सकता है। अच्छा, और अभी एक बड़ी दिलचस्प चाइना खबर भी ये आई कि जिस तरह आपने चाइना का ये ज़रूर बात मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन उससे मेरे ज़हन में बात आई बड़ी अहम कि अब CIA की तरफ से, अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसकी तरफ से खुसूसी सेल बना दिया गया है चीन के लिए कि जब चीन को कैसे काबू करना है। नहीं, वो अगली पिछली जंग जो है वो ख़त्म नहीं होती तो अगली जंग की तरफ चला जाता है। पाकिस्तान भी एक सेल बना रहा है। पाकिस्तान जो सेल बना रहा है वो अफगानिस्तान के लिए है कि इंसानी इमदाद, बैनुल-अक़वामी रवाबित में कैसे किरदार अदा करना है, मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट, अगर कोई मनफी फैलाव है उसको रोकने के लिए। तो ये बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है पाकिस्तान और अमेरिका की सोच के दरमियान। दी सोच के दरमियान तो आप देखें ना, उनकी तमाम हिस्ट्री देखें तो वो तो वार बिजनेस से भरा पड़ा है। वो तो उनकी तो पूरी इंडस्ट्री वार जोन है। वो तो बुलेट्स बेचते हैं और त्यारे बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। उनका तो ये बिजनेस है। और अगर पाकिस्तान की बात करें, हम एक गरीब मुल्क हैं, हमारे तो गरीब को कभी किसी से नहीं लड़ता, उसको तो इर्द गिर्द हमसाए खुद छेड़छाड़ करते हैं। तो अदरवाइज तो गरीब मुल्क किसी से क्या लड़ेगा। हम तो नहीं लड़ते, ना हम लड़ना चाहते हैं। और जो बात मैं कर रहा था, चीन की आपने जो बात की है, चीन को अगर ये रोकना चाहते हैं तो चीन की इक़्तिसादी तरक्की को इन्हें रोकना होगा, जो कि अब मुमकिन नहीं रहा। अब जितनी मार्केट्स आप अमेरिका की देखेंगे, तकरीबन 70% चीज़ें चाइना की भरी हुई हैं उस मार्केट में, और वो वहाँ से अपना शेयर उठाता है, वो पैसे चाइना में वापस आते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया की अगर आप जो इकोनॉमिक्स है उसको देखें, बिल्कुल सही, तो आपको नज़र आता है कि इस हद तक पेनिट्रेट कर चुकी है चाइनीज़ की जो अशिया हैं कि अभी तो हर मुल्क तकरीबन अपने 50% तक चीज़ें प्रोडक्शन करनी छोड़ दी हैं और चाइनीज़ मसनूआत के ऊपर वो लोगों ने इन्हिसार कर लिया है। तो ये सारा सरमाया जिस मुल्क में जा रहा है उसके खिलाफ जंग नहीं की जा सकती। अब वहाँ अमेरिका में भी अगर ये सेल बनाएंगे डराने के लिए और इस तरह की चीज़ें कर रहे, क्वाड्स है और इस तरह कोई सबमरीन खड़ी कर दी, तो ये एक डरावे जरूर हो सकते हैं, लेकिन चीन की तरक्की सारी बैकग्राउंड नहीं रोक सकता है। अमेरिका से कोशिशें तो उसको समझाने की जरूर करनी चाहिए, लेकिन जो रीजनल ममालिक हैं, जिस तरह चीन वहाँ पर लीड कर रहा है, तो उसमें पाकिस्तान, रूस, इनको मिलाकर ही कोई हल निकालना होगा। बाबर डोगर साहब, इस पर मैं चाहूँगा आप जल्दी कमेंट कर दें, उसके बाद फिर उस्मान बुज़दार साहब इन एक्शन है, हमें उनकी भी बात करनी है। तो ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है और उसके बाद सेल बनाने की बात है, ये एक अच्छा फैसला है। उसामा साहब, इस वक्त सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि आपके हमसाया मुल्क में 4 करोड़ की आबादी का ये मुल्क है और वहाँ पर हालात बहुत ख़राब हैं। डॉलर उनके पास है नहीं है, पैसे उनके पास है नहीं है, खुराक उनके पास है नहीं है, सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम तब्दील हो रहा है और वहाँ पर इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उसको फौरी तौर पर दुनिया की इमदाद की ज़रूरत है। फौरी तौर पर इस चीज़ की ज़रूरत है कि दुनिया उन पर फोकस करे, दुनिया उनको दुनिया के लिए खोला जाए, दुनिया उसके साथ ट्रेड करे, दुनिया उनको मदद करे ताकि वहाँ पर जो हालात हैं वो नॉर्मल हो सकें। ठीक, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि यूरोप और अमेरिका की ये बेहिस्सी है। वो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो इस खित्ते को इनके हाल पे छोड़ के चले गए हैं
और अब उनका इस खित्ते में या इस इलाके में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं वो कहते हैं कि हम निकल गए, अब कोई चीन वगैरह यहाँ अब आप देखेंगे आज फिर वहाँ पर ब्लास्ट हो गया, आज वहाँ पर फिर ब्लास्ट हो गया, चंद दिन पहले काबुल में ब्लास्ट हुआ। तो और वहाँ पर ये डर है, ये अंदेशा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो खाना जंगी स्टार्ट हो सकती है। लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो जाएंगे, लूट मार शुरू हो जाएगी और ऐसी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान के पास ये पनाह का वसाइल नहीं है, बाकी तो पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिशें कर रहा है ख़ुद को भी महफूज बनाने की, अफगानिस्तान में बेहतरी की। अच्छा बाबर डोगर साहब, तरक्याती फ़ंड्स आप ये कहते रहे, बार बार ये आपने जिक्र किया, ये बात होती रही कि फ़ंड्स का इस्तेमाल जो है, यानी जो प्रॉपर फ़ंड्स मिलते हैं, तरक्याती फ़ंड्स मिलते हैं, दीगर महकमे मिलते हैं, वो नहीं हो रहे, इस्तेमाल नहीं हो रहे। आखिरकार उस्मान बुज़दार साहब ने नोटिस ले लिया या उनको नोटिस लेना पड़ गया? उसामा साहब, पिछले साल पंजाब गवर्नमेंट शहबाज शरीफ के दौर में हर महीने 2 ये जो रिव्यू कमेटीज़ की मीटिंग होती है जिसमें कि डेवलपमेंट के जो फंड हैं वो कितने खर्च हुए, किस किस महकमे की क्या परफॉर्मेंस है, हेल्थ, एजुकेशन, पब्लिक के जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो किस हद तक कंप्लीट हो रहे हैं। तो पिछले साल जो पहली मीटिंग पिछली गवर्नमेंट ने की वो 10वें महीने में थी, जब माली साल को ख़त्म होने को 2 महीने रह गए तो उस वक्त उन्होंने मीटिंग की तो पता चला वो 30% भी यूटिलाइजेशन नहीं होती। इसी से सारे यानी हॉस्पिटल में अगर कोई मशीन आनी है, कोई नई बिल्डिंग बननी है, कुछ नया जो भी डेवलपमेंट का काम होता है, हर महकमे ने डेवलपमेंट के फंड दिए होते हैं, हर महकमे ने डेवलपमेंट की सड़कें इसमें शामिल है, गली मोहल्ले के सब कुछ इसमें शामिल है, सब कुछ इसमें शामिल है। 30% भी नहीं खर्च किया इन्होंने पिछले साल 30% भी नहीं खर्च हुआ, फिर आखिरी 2 महीने में जाके इन्होंने धड़ाधड़ उसको 40-45 तक पहुंचाया। अब उसामा साहब, अब चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए, कामरान अली अफजल आए और उनको जो इमरान खान ने जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि इकोनॉमी और डेवलपमेंट इसी को फोकस करें कि इसको किस तरह से बेहतर करना है। सही। तो पहले सेमाई जो है वो ख़त्म हो गई, 3 महीने ख़त्म हो गए हैं, उसका रिव्यू किया गया तो उसमें बुज़दार था जिस आपको मैंने उसने बताया था आजकल बड़े गुस्से में है, वो लाचियों वाले मामले में मैंने आपको बताया था चाय में लाची का टेस्ट चेंज था तो उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा, उन्होंने बंदे सस्पेंड कर दिए। इस दफ़ा उन्होंने नोटिस जारी कर दिए उन तमाम डिपार्टमेंट को जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है और उनसे कहा कि इंसान के बच्चे बन जाओ, बंदे बन जाओ, नहीं तो उन्हें तो छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, अब उसमें महकमों की परफॉर्मेंस भी आप देख लें कि मतलब माइंस एंड मिनरल का डिपार्टमेंट है, उसके सेक्रेटरी हैं आमिर एजाज साहब। सर 1 मिनट है, वहाँ पर 3% डेवलपमेंट का फंड खर्च हो चुका है। 3%। अब सैयद मुबशर साहब हैं, सैयद मुबशर साहब को मैं दाद दूंगा, वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। अच्छा। उन्होंने जहमत ही नहीं की कोई पैसा खर्च करने की, 0%। एनवायरनमेंट तो मेन फोकस है इस गवर्नमेंट का। नदीमुर रहमान साहब हैं, ह्यूमन राइट्स के हैं, उन्होंने जनाब 1% डेवलपमेंट का फंड खर्च किया। अमरीन रजा वुमेन डेवलपमेंट किया, वुमेन डेवलपमेंट की कितनी बातें करते हैं, 0% वहाँ पे डेवलपमेंट का बजट खर्च हुआ है। नबील जावेद औकाफ के सेक्रेटरी हैं और 3% उन्होंने खर्च किया। ये कि 6 महकमे ऐसे हैं जिन्होंने 2%, 0% या 3% खर्च किया। तो उनको तो उस्मान बुज़दार साहब ने, ये हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, उनको बड़े सख्त नोटिस जारी कर दिए हैं कि जनाब इंसान के बच्चे बन जाओ, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं। जिसने लाची वाले को नहीं छोड़ा, पिर्च और कप वाले को नहीं छोड़ा, जिन्होंने गलत रंग के पिर्च और गलत रंग के कप दिए थे, अब तुम्हारी बारी है। इनको पकड़े ना, इनको पकड़े। अच्छा सर, वो पकड़ रहे हैं, उन्होंने खाते लिख दिए। गुलाम रज़ा साहब, कहीं ये भी नैब की वजह से तो नहीं, अब तो नैब के जनाब वो दांत निकाल दिए हैं, तो अब तो ना डरे ना ब्यूरोक्रेसी, अब तो खर्च करें, ये लोगों का पैसा है, लोगों पर खर्च करें। उसके लिए इसकी ज़रूरत होती है खर्च करने के लिए कि आपने प्लान बनाना है, कहाँ पे खर्च करने हैं, किस जगह आपने वो लगाने हैं, तो उसके लिए आपकी प्लानिंग होगी तो आप लगाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने पैसे पड़े हुए हैं तो आपका ज़हन नहीं है तो आप कैसे उसको खर्च करेंगे। तो ये इसके लिए सबसे पहले ये, लेकिन सर गंडा चला दिया है, उसके बाद उन्होंने गंडासा चला दिया, अपना गंडासा चला दिया उन्होंने। आपको लगता है वाकई से तो कोई प्लान ही नहीं बनाया जाता कि हमने खर्च कहाँ करने हैं? वो इसलिए मेरे ख्याल नहीं, वो अब जो किया गया होगा ना, उसमें कुछ चीजें नजर आ रही होंगी कि शायद कोई ऐसी तब्दीली ना आ जाए, इससे पहले टाइम तो निकाले जाएं। ठीक है, टाइम खत्म हो गया। चलो उम्मीद करते हैं उस्मान बुज़दार साहब ने जो नोटिस लिया है, किसी सही चीज़ का नोटिस लिया है, अब देखते हैं कि लोगों पर ये पैसा उनका खर्च किया जाता है या नहीं। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।